हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए हम सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी है। इससे प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इस प्रकार के इसमें से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले ये टॉपिक हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय था 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि महान सेनापति भी था। ठीक, रण कौशल के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें से 4 या 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? चाणक्य था। चाणक्य कैसा व्यक्ति था? कूटनीतिक और कुशल रण कौशल व्यक्ति था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत करने के पश्चात मौर्य धर्म की स्थापना की थी? तो नंद वंश का अंत किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ठीक, वो कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में। इस प्रकार के आपको इतने प्रश्न इससे देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट दिया हुआ है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंट्रो कोटस नाम का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहा? सेंट्रोकोटस कहा। ठीक, यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमी उत्तर भारत में आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया था। तो सेल्यूकस निकोटर ने कब भारत पर आक्रमण किया था, यह प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? 305 ईसा पूर्व में। और किससे इसका युद्ध हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय प्राप्त हुई थी। ठीक, आगे देख लेते हैं इसका क्या पॉइंट है। इसमें दिया हुआ है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को, जो सेल्यूकस निकेटर था, जिसे हम सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिसमें चंद्रगुप्त को हिंदकुश पर्वत का प्रांत उपहार में मिला। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सेल्यूकस था उसने संधि की थी। किससे की थी? चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। उस संधि के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? हिंदकुश जो पर्वत का क्षेत्र था वो उपरांत उसको उपहार में मिला। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। तो हेलेना किसकी पुत्री थी? हेलेना किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। तो हम सिंपल तरीके से एक प्रश्न और देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? उसकी हेलेना से हुआ था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्यूकस का जो राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीज। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में सर्वप्रथम कौन सा यूनानी व्यक्ति भारत आया था? तो मेगास्थनीज आया था। इस प्रकार के प्रश्नों का मंथन हम कर रहे हैं, जो हमको हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। ठीक, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका की रचना की थी, जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमको देती है। अर्थात हम सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसका नाम था। उस किताब में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने, यहाँ पर किसकी जगह पे जिस होना चाहिए, जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि वह महान शासक कौन था जिसने केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्नों की गहराई को समझने का प्रयास करें। प्रश्न तथ्यों से नहीं बनाए जाते हैं, प्रश्न तथ्यों के अंदर से बनाए जाते हैं। उन तथ्यों को समझना ही हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, मतलब जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उससे हम स्वयं प्रश्न बना लें। और जब स्वयं प्रश्न बना लेंगे तो हमको कई प्रकार के आंसर देने में सहयोगिता प्रदान होगी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य सेनापति, प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अब देखिए चंद्रगुप्त का अगर सिंपल तरीके से प्रश्न पूछा जाए, अगर इससे प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य थे।
चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के सेनापति कौन थे? चाणक्य थे। तो एक ही प्रश्न का आंसर जो चाणक्य है वो 3 प्रश्नों के मंथन कराते हैं हमको। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चलिए थोड़ा सिंपल तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे थे तो चाणक्य उनके दरबारी कवि चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। तो पराजित करने का लक्ष्य और साहस जो भी था वो किसका था? चाणक्य का था। यदि चाणक्य इसकी मुहिम नहीं करता तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके आगे कुछ नहीं था। अगर हम देख लेते हैं कि ये सफलता चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं है, ये चाणक्य की है। चाणक्य की विशेष कूटनीति की है, उसकी कुशल नेतृत्व की है। अगर चाणक्य ने ये काम नहीं किए होते तो डेफिनेटली चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल प्रारंभ होता है वो हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक, वो एक सेनापति था। एक अच्छा सेनापति होने के कारण उसने अपने राजा का वास्तविक सहयोग दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाने का पूर्ण प्रयास किया। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसे कौटिल्य और अजय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विष्णुगुप्त को कौटिल्य और अजय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या है? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, जो कि लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रमाणिक पुस्तक है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी। ये किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है, लोक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने शाह गौरा का अभिलेख लिखवाया था। तो एक प्रश्न और बन सकता है इसमें से, और बनता भी है कि शाह गौरा नामक अभिलेख जो था वो किसने लिखवाया था? किस वंश में लिखा गया था? तो मौर्य वंश में लिखा गया था। किसने लिखा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, ये ताम्र अभिलेख था। प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये अभिलेख किस चीज का था? ये ताम्र अभिलेख था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया था, जिसे शाह गौरा नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ किया था? अफगानिस्तान से दक्कन तक किया था। तो एक सिंपल तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है इसमें से कि चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा का विस्तार कहाँ तक था। उसमें दे देगा अफगानिस्तान से दक्कन तक, पाकिस्तान से दक्कन तक, चीन से फ्रांस तक। इस प्रकार के प्रश्नों का मंथन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उसका विस्तार अफगानिस्तान से दक्कन तक था तो आप टिक कर लोगे। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? अगला पॉइंट दिया गया है कि कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक की जो चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं उससे संलेखन पद्धति यानी कि लेखन पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागने का प्रमाण मिलता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? कर्नाटक के जो चंद्रगिरी पहाड़ी थी वहां पास इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और इसकी हमको पुष्टि कहाँ से होती है? संलेखना पद्धति से होती है। ठीक, संलेखना पद्धति कोई होती होगी उस समय की जब उन्होंने प्राण त्यागे थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 298 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व में। ठीक, बिंदुसार का वास्तविक नाम सिंहसेन था। इस समय हम बात कर रहे हैं बिंदुसार की। ठीक, इसमें अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। किसने? बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। मौर्य वंश के बाद बिंदुसार आया था भारत। ठीक, मौर्य वंश के बाद बिंदुसार शासक बना था, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? धुरधरा था, जो घनानंद की बहन थी। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? बिंदुसार की माता का नाम धुरधरा था, जो धनानंद की बहन थी। बिंदुसार के शासनकाल में चाणक्य के पदभार को खललाटक ने ग्रहण किया था। अब उस समय जब बिंदुसार था शासक, तब उस समय चाणक्य प्रधानमंत्री नहीं थे। कौन थे? खललाटक थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में उसका सेनापति कौन था? तो खललाटक था। ठीक, जिसके शासनकाल में डायमेकस और डायनोसियस नामक दार्शनिक भारत आए थे। तो सिंपल तरीके से यार प्रश्न क्या बनते हैं इसमें से कि डायमेकस किसके समय में भारत आया था? तो बिंदुसार के समय में भारत आया था। ठीक, दूसरा प्रश्न बन सकता है डायनोसिस किसके समय में भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। एक प्रश्न इसमें से और बन सकता है कि ये जो डायमेकस और डायनोसिस है ये कौन थे? ये दार्शनिक थे। ठीक, किस प्राचीन समय के दार्शनिक थे। चलिए और आगे देख लेते हैं इसका पॉइंट क्या दे रहा है। इसमें दिया है कि डायनोसिस अशोक के शासनकाल में भी आया था। तो एक और पूछ लेता है प्रश्न अगर बनाना चाहेंगे इसमें से, तो
कि वह कौन सा ऐसा दार्शनिक है जो अशोक और बिंदुसार दोनों के समय में भारत आया था? तो डायनोसियस। ठीक, बिंदुसार अजीव संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक, बिंदुसार किसका संप्रदायक था? अजीवक का। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है? अशोक का समय देख लेते हैं। अब अशोक के बारे में बात करें तो अशोक के समय कब से प्रारंभ होता है? 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक। ये मगध का महान शासक माना जाता है। इसने सबसे पहले तक्षशिला और उज्जैनी को अपना राज्यपाल था। कौन था? अशोक मगध का शासन का सबसे पहला या तक्षशिला या उज्जैनी का राज्यपाल था मगध से पहले। फिर इसकी माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी था, जो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। कौन थी? चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। ये प्रश्न अगर आप सही से देखेंगे और मंथन करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही कठिन प्रश्न बनता है कि अशोक की जो माता थी वो किस महाजनपद से थी? वो अंग महाजनपद से थी। ठीक, इसकी राजधानी की कहाँ थी? अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। वो कौन से वंश की कन्या थी? वो ब्राह्मण वंश की कन्या थी। इतने प्रकार के प्रश्न हमको देखने को इस पॉइंट से मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट है। आगे पॉइंट दिए गए हैं कि अशोक देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि को धारण किया था। किसने धारण किया था? अशोक ने। इसका मतलब क्या होता है? देवताओं का प्यारा, यानी कि जो देवताओं के करीब होता है और देवताओं का प्यारा होता है उसे देव नाम प्रिया या फिर प्रियदर्शी कहा जाता है। सिंपल से इसके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अशोक ने कौशाम्बी के कुरुवकी नाम का एक अभिलेख लिखवाया था। इसे रानी का अभिलेख नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें प्रश्न कैसे बन रहा है कि रानी के अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुरुवकी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये कौशाम्बी में स्थित है। ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इस प्रकार के प्रश्न आप इसका मंथन करें और ताकि समझें इसको। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। रानी अभिलेख को अकबर ने कौशाम्बी से लाकर अपने इलाहाबाद के किले में रखवा दिया था। ये पॉइंट जोड़ना के काबिल था कि इस समय जो रानी अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है? इस समय भी स्थित है इलाहाबाद में ही, इलाहाबाद के किले में स्थित है। ठीक, रानी अभिलेख को अकबर ने कौन कौशाम्बी से लेके आया था? तो अकबर लेके आया था। देखिए, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में जो भी कनेक्टिविटी होती है उसको एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, तभी हमारा इतिहास सफल होता है, अर्थात सफल नहीं हो सकता है। हम रानी अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं, हम कौशाम्बी याद कर रहे हैं कि कौशाम्बी में बनाया गया था, ये कौशाम्बी में पाया गया, अशोक ने बनवाया था। अब पूर्व में कौशाम्बी से ला के इलाहाबाद में रख दिया गया है, तो इसको भी तो जानना जरूरी था ना कि इलाहाबाद में ला के रख दिया गया है और कौन ला के रखा है? तो अशोक ने ला के रखा है। प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि अशोक के द्वारा बनाया गया कुरुवकी अभिलेख को इलाहाबाद कौन सा शासक लेके आया था? कब इलाहाबाद लाया गया? कौशाम्बी से कब लाया गया? तो अकबर लेके आया था। ठीक, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था तथा इसे कौन इलाहाबाद लेके आया था? तो ये अशोक के द्वारा लिखा गया था, इसे अकबर लेके आया था। इस प्रकार के प्रश्नों का मंथन देखने को मिल जाता है आसानी से। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट दिया हुआ है। इसमें यहाँ के शासक, कहाँ के शासक? कलिंग की राजधानी तोसली को हराया था। ठीक, इसने यहाँ के शासक नंदराज को पराजित करके कलिंग की राजधानी तोसला को हराया था। तो कलिंग का पहले राजा कौन था ये देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग पे 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। तो वहाँ का शासक कौन था? नंदराज था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसला थी। उसको किसने हराया था? अशोक ने हराया था। सिंपल तरीके कह सकते हैं कि अशोक ने कलिंग के राजा नंदराज को पराजित करने के पश्चात कलिंग की राजधानी तोसला पे अपना आधिपत्य कर लिया था और कलिंग को महाजनपद में मिला लिया था। कल्लड़ की राजतरंगली के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक राज्य की स्थापना की। तो एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि कल्लड़ के अनुसार कश्मीर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? तो वो शैव धर्म का अनुयायी था। पहले शैव धर्म का अनुयायी था। उपगुप्त की सहायता से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था,
बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को किसकी सहायता से अपनाया था? उपगुप्त की सहायता से अपनाया था। ठीक। उसने अपने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अलग अधिकारी रखे थे। किसने? अशोक ने। ठीक, अलग अलग अधिकारी रखे थे जिन्हें धम्म महामात्य कहा जाता है, यानी कि जो धर्म की जानकारी देने वाले व्यक्ति थे उनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसने अहम भूमिका निभाई थी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। कहाँ कराया था? तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। कालाशोक के बाद अशोक ने कराई थी। ठीक, और ये कहाँ कराई थी? ये पाटलिपुत्र में कराई थी। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि बौद्ध की तीसरी बौद्ध संगति किसने कराई थी? अशोक ने कराई थी। ये कहाँ पास हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को एक रूपता लाना। ठीक, इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध विहारों का भी निर्माण कराया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक बौद्ध विहारों और बौद्ध स्तूपों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था, तो विहारों का निर्माण अशोक ने कराया था और बौद्ध स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप के निर्माण की शुरुआत अशोक ने कराई थी। यहाँ पास नहीं होना चाहिए था, ने कराई थी होना चाहिए था। तो इसको थोड़ा सा ब्लैंक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अशोक ने कराई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित लोगों को अलग अलग स्थानों पर भेजा। जैसे महेंद्र और संघमित्र को श्रीलंका भेजा। महेंद्र और संघमित्र को श्रीलंका भेजा तथा सोन को उत्तर के स्वर्ण भूमि में भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संप्रदाय बनाई थी, बहुत सारे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा, लेकिन जहाँ पास प्रमाणित साक्ष्य मिलते हैं उसमें से श्रीलंका और स्वर्ण भूमि के मिलते हैं। इसलिए अशोक का ये जो मुख्य है प्रश्न जो बनते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्र को भेजा था, और उत्तर को स्वर्ण भूमि में भेजा था, सोन और उत्तरा को। ठीक, ये चार नाम हमको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। अशोक के बाद कुलाड़ गद्दी पर बैठा। ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर जो त्रुटियां थी उसको सुधारने का प्रयास इसमें किया गया था। ठीक, शिलालेख या पत्थरों पे लिखा जाता है, अभिलेख या पत्थरों या दीवारों या ताम्रपत्र के ऊपर लिखा जाता है, गुहालेख या गुफाओं में लिखा जाता है। सबके नाम से पता चल रहा है कि ये चीज़ है क्या और लिखे किस में जाते हैं। ठीक, शिलालेख या पत्थरों पे लिखे जाते थे, जैसे ताड़पत्र हो गए। ठीक, अभिलेख या पत्थर पे लिखे जाते थे या ताम्रपत्र पे लिखे जाते थे, गुहालेख या गुफाओं में लिखे जाते थे। ठीक, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था। किसने खोजा था? फिरोज शाह तुगलक ने। जेम्स प्रिंसेप होना चाहिए थे, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को, दिल्ली टोपरा शिलालेख को पढ़ा। कौन से शिलालेख को पढ़ा? दिल्ली टोपरा शिलालेख को। या फिर प्रश्न दूसरे तरीके से बन जाता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, या प्रीतम की जगह पर प्रिंसेप होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा लिखते वक्त या फिर पढ़ते वक्त। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक ने कौन से अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा हुआ था। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो था उसको पढ़ा हुआ था। अशोक के कुल 14 शिलालेख थे, ये 8 स्थानों से प्राप्त हुए। ठीक, अशोक के कुल कितने अभिलेख थे? 14, वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। मास्की अभिलेख, अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा और इसी में बुद्ध के त्रिरत्न का उल्लेख है। ठीक, अगला देख लेते हैं टॉपिक। बाबर अभिलेख में अशोक के मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अशोक के मगध के शासक होने की पुष्टि हमको कौन से अभिलेख से मिलती है, तो बाबरू अभिलेख से मिलती है। ठीक, बुद्ध के अनुयायी था तो त्रिरत्न का जो हमको पुष्टि होती है वो कौन से अभिलेख से होती है, वो मास्की अभिलेख से होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रयोग होने वाला चक्र
तथा प्रशासन के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सिंह की आकृति अशोक के सारनाथ स्तूप से ली गई है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अगले देख लेते हैं। विश्व की झोपड़ी, सुदामा चरित, लोहमर्स और कर्ण चौपाल आदि गुहा लेख अशोक ने लिखाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। विश्व की झोपड़ी, सुदामा चरित्र, लोहमर्स और कर्ण चौपाल गुहा लेख, यानी कि जो गुफाओं में लेख लिखे गए हैं, ये किसने लिखवाए थे? अशोक ने लिखवाए थे। अब हमसे इससे 2-3 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। ठीक, कि विश्व की झोपड़ी क्या है? गुहा लेख है। सुदामा चरित्र क्या है? एक गुहा लेख है। लोकमर्स क्या है? एक गुहा लेख है। कर्ण चौपाल क्या है? एक गुहा लेख है। ठीक, इसकी स्थापना, इसकी बनवाया किसने था? अशोक ने इसकी स्थापना कराई थी। अशोक का प्रथम शिलालेख पशु हत्या निषेध और सभी मेरे संतान हैं, इसकी पुष्टि मिलती है। अशोक का जो प्रथम शिलालेख था उसमें पशु की हत्या निषेध है, अर्थात पशु की हत्या करना पाप है और सभी मेरे संतान है, यानी कि जितनी भी जनता है सब इनकी संतान के रूप में इन्होंने अपनाया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अशोक के प्रथम शिलालेख से मिलती है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्यों के संबंध और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। अशोक का जो 5वां अभिलेख है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जा रहा है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक का 5वां शिलालेख है धम्म महामात्रा की नियुक्ति करना। ठीक, अशोक का 7वां अभिलेख है धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी प्रदान कराना। अशोक का 8वां शिलालेख है अशोक के धम्म यात्रा के बारे में, यानी कि अशोक ने जो यात्रा प्रारंभ की थी उसके बारे में। अशोक का 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध और अशोक का नाम मिलता है। कलिंग युग से अशोक का नाम की जानकारी से मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं संगम साहित्य की। जो साहित्य संगम किए गए थे वो किस लिए गए थे? मौर्य साम्राज्य, यहाँ पास मिस्टेक है थोड़ा सा। मौर्य साम्राज्य में संगम कालीन सुदूर दक्षिण के 3 राजा चोर, चेर और पांड्या, यहाँ चोर चेर होना चाहिए था, यहाँ पास चेर होगा, इसको हम मिटा देते हैं। चोर चेर और पांड्या, ठीक, इनकी जानकारी हमको मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी हमको तमिल भाषा में के प्राचीनतम संगम साहित्य से मिलती है, यानी कि जो चेर है, चोल है और चेर चोर, यहाँ पर चोल होना चाहिए था, ये भी थोड़ा गलत है, यहाँ पर चोल होना चाहिए था, यहाँ पर चोल कर लीजिए आप। चोल, चेर और पांड्या शासकों की जानकारी हमको संगम साहित्य से मिलती है। ठीक, यह प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इन राज्यों के जीवन की संस्कृति का पता चलता है। ये प्रथम साहित्य है जिससे हमको चेर, चोल और पांड्य शासक जो साम्राज्य थे उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी अच्छे प्रकार से प्राप्त हो गई होगी और इसमें जो भी त्रुटियां रही हैं, मिस्टेक, यानी कि जो भी त्रुटियां लिखते समय, टाइप करते समय हो गई है, उसको सुधार करके आप स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं।